अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। दो तरह की पार्टनरशिप की टाइप्स हैं जी, एक है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल। बहुत बेसिक सा डिफरेंस। अगर तो पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन रही है या स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, दो बातें, ड्यूरेशन स्पेसिफाइड हो या पर्पस। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूं मुझे एक प्रोजेक्ट मिला और मुझे कहा कि जी रोड कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रॉम से मैं कहूँ फैसल टाउन है ना, ये फैसल टाउन टिल गार्डन टाउन, सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब मेरे पास स्किल्स, सपोज मेरे पास पैसा है, स्किल्स नहीं है। मैंने स्किलफुल पर्सन से कहा चलो आओ ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई तू पार्टनरशिप कर ले, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेंगे, प्रोजेक्ट के जो प्रॉफिट आएगा वो इस रेशो में डिवाइड कर लेंगे, से 50 मेरा या 45 मेरा, 65 तेरा या 55 तेरा, जो भी है। सो हम शेयरिंग कर रहे हैं। अब अगर पार्टनरशिप इस मकसद के लिए बनी है कि खास पर्पस है वो अचीव होगा, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसी पार्टनरशिप को बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। या ये भी हो सकता है मैं और अली मिलकर एक पार्टनरशिप करें और हम कहें हम 3 साल की पार्टनरशिप करें, इसके बाद हम बिजनेस बंद कर देंगे या पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, तो ये पार्टनरशिप क्या कहलाएगी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या बात क्लियर है? सो अगर किसी पार्टनरशिप का ड्यूरेशन स्पेसिफाइड हो या पर्पस स्पेसिफाइड हो, उस पार्टनरशिप को कहते हो पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जो ही वो पर्पस या टाइम पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ऑन कंप्लीशन ऑफ द पर्पस एंड ड्यूरेशन। क्या बात क्लियर है? आगे चलूं। दूसरी चीज, पार्टनरशिप एट विल। अगर यही पार्टनरशिप विल पे चली जाए, मतलब ना ड्यूरेशन है ना पर्पस है, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लास्टिंग, चलती रहेगी जब तक चलना चाहेंगे, जब तक कोई पार्टनर डिसॉल्व नहीं करना चाहता, ऐसी पार्टनरशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। लेकिन इसमें एक छोटी सी खूबसूरती होती है। देखो अगर मैं यहां लिखा हो, बल्कि उस खूबसूरती को पहले बता देता हूं। विल का मतलब यह है कि किसी एक पार्टनर की विल के ऊपर फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। क्या मतलब, अगर हम सब पार्टनर्स हैं, कोई एक पार्टनर भी चाहेगा कि फर्म डिसॉल्व करना, वो डिसॉल्व कर सकता है, ये कहलाएगी पार्टनरशिप एट विल। क्या बात समझ आई? अगर ऐसी बात लिखी हो फीचर के अंदर कि पार्टनरशिप डीड में हमने लिखा हो कि नहीं भाई ऐसा मजाक नहीं चलेगा कि कोई भी उठेगा और पार्टनरशिप बंद करा देगा, मेजॉरिटी की अप्रूवल के साथ फर्म बंद होगी, या यूं कहूं म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टीज के साथ कंसर्न फर्म बंद होगी। मतलब हम सब एग्री करेंगे तो फर्म बंद होगी, या मेजॉरिटी एग्री करेगा तो फर्म बंद होगी। अब यहां पे लोग फॉर एग्जांपल मैं कहूं 100 लोग बैठे हैं, 100 पार्टनर है या 50 पार्टनर है, तो मेजॉरिटी मतलब 26 पार्टनर्स। मेरी बात समझ आई? सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो उस केस में ये पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाती, जनरल पार्टनरशिप बन जाती है। इज दैट क्लियर? पर्टिकुलर तो वो है नहीं, विल वो होगी नहीं, क्योंकि विल के ऊपर क्या आ गई, रिस्ट्रिक्शन, कि भाई अब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा काम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सो इसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। क्लियर होगी बात? सो नो पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एडिशनल फीचर ऑफ डिसोल्यूशन, कि किसी एक की भी डिसॉल्व करेगा, एक भी विल करेगा तो डिसॉल्व हो जाएगी। अगली बात, पार्टनरशिप में भी डिसॉल्व ऑन द विल ऑफ वन पार्टनर। क्या ये बात समझ आई? अब मैं एक चीज यहां पे समझाने लगा हूं जरा। अगर सपोज ये लिखा हो, आज का नोटिस बना हो Feb 2 का, और ये लिखा हो विद इफेक्ट फ्रॉम 28 Feb फर्म विल बी डिसॉल्व्ड। मैं दोबारा, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है मैं इसलिए बोल देता हूं, विद इफेक्ट फ्रॉम 28 Feb फर्म विल बी डिसॉल्व्ड। अब बताओ किस डेट से फर्म डिसॉल्व होगी, डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होगी, यही। और अगर ये लाइन ना लिखी होती, खाली लिखा होता फर्म विल बी डिसॉल्व, फर्म इज डिसॉल्व नाउ, तो किस डेट से डिसॉल्वेशन होती थी, डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या होती, नोटिस की डेट। क्या मेरी बात समझ आई है? तो मैंने आपको डेट ऑफ डिसोल्यूशन समझाई है कि अगर तो डेट मेंशन है नोटिस के अंदर, तो जो डेट मेंशन है वही डेट ऑफ डिसोल्यूशन है। लेकिन अगर कोई डेट मेंशन नहीं है और खाली बस ये लिखा हुआ है फर्म इज डिसॉल्व्ड, इज गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड नाउ या इज डिसॉल्व्ड नाउ, सो डेट ऑफ नोटिस ही डेट ऑफ डिसोल्यूशन है। क्या ये बात समझ आ गई? एक आखिरी बात, अगर पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप है और पर्पस पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, बट बंदा बड़ा अच्छा लगा, चाहता हूं और बिजनेसेस के साथ ही करूं, तो क्या पार्टनरशिप चला सकता हूं आगे? जी बिल्कुल चला सकता हूं। लेकिन उस केस में पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप से पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बात समझ आई कि नहीं आई?
आ गई, वही टर्म्स रहेंगे, वही राइट्स, वही ड्यूटीज रहेंगी, बट फर्म कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अब अगर इसका मतलब विल का मतलब तो ये हुआ फिर किसी के भी कहने पे, तो अगर तुम ये चेंज करना चाहते हो तो क्या करो, फिर डीड करो रिवाइज, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लो, नई डीड बना लो, पिछली डीड खत्म कर लो, रिवाइज कर लो। बात समझ आई? जो मैंने तय किया अली के साथ, मैं जब चाहूं रिवाइज कर सकता हूं विद द कंसेंट ऑफ अली। मेरे 10 पार्टनर है, मैं 10 के साथ एक डीड बनाता हूं, कल को वो चेंज करना चाहता हूं, आई कैन डू दैट, कोई मसले वाली बात नहीं है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कितना मसले वाली बात है भाई? हो सकता है ना, जब बिजनेस स्टार्ट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट वो नहीं था, बिजनेस में शायद हमें कुछ पता नहीं था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज में इंक्रीज आया तो लगा डीड को रिवाइज करना चाहिए, तो रिवाइज कर ली। बात समझ आ रही है? चलो अब जरा पढ़ते हैं, ये बात क्लियर है तो चलूं आगे। सबसे पहले पढ़ा रहा हूं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। व्हेन अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्पस स्पेसिफाई हो या टाइम स्पेसिफाई हो, such partnership comes to an end on the completion of venture or on the expiry of the period. पर्पस कंप्लीट हो गया या आपका पीरियड कंप्लीट हो गया या पर्पस कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व्ड। If the partner decide to continue such partnership even after the expiry of specific period or completion of specific venture, तो क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? पढ़िए एग्जांपल 21-22। जी डन। ऊपर आते हैं फिर पार्टनरशिप एट विल, where there is no provision is made between the partners for a duration of their partnership or for the determination of their partnership. The partnership is called partnership at will. In such partnership, there is no provision as to when the partnership will come to an end. इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है। आगे चलिए, any partner is free to dissolve the firm by giving a notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. कोई एक पार्टनर भी चाहेगा पूरी फर्म डिसॉल्व कर सकता है। The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice. तो जो डेट नोटिस के अंदर मेंशन है उस डेट से डिसॉल्व होगी, as the date of dissolution, or if no date is mentioned then as from the date of communication. तो जिस दिन का नोटिस होगा वो ही डेट ऑफ डिसोल्यूशन समझी जाएगी। क्लियर? इफ द फ्रीडम टू डिसॉल्व द फर्म एट विल इज कर्टेल्ड बाय एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में ये बात लिख दी है कि भाई नहीं, एक बंदे की मर्जी पे फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, ओनली देन विल इट नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप एट विल, तो उस केस में हम इसे पार्टनरशिप एट विल नहीं कहेंगे। इज दैट क्लियर? पढ़िए एग्जांपल 19 और 20। ये टॉपिक भी हमारा क्लोज हो गया। वो नहीं, वो यूजुअली नहीं होती, नहीं उसमें लिखा होता है ऐसे, तो फिर हर बंदा मजाक बना लेगा, उसमें कर्टेल होती है, उसमें नहीं इजाजत देते, वो तो खराबी हो जाएगी, फिर एक बंदा मुंह उठा के बंद करो, बंद हो जाएगी, मेजोरिटी की इजाजत के साथ बंद करते हैं, तो पार्टनरशिप एट विल नहीं होती। इस तरह तो किसी का भी आप नाराज हुआ, उसने कहना बंद करो और फर्म बंद होने चले जानी है, नहीं ऐसे नहीं होगा। 1920 क्लियर? लो जी, इसके साथ ही टाइप्स ऑफ पार्टनर है, लेकिन टाइप्स ऑफ पार्टनर आखिरी टॉपिक पढ़ाने से पहले, जो कि बहुत आसान है, मैं आपको एक पास पेपर करवाना चाह रहा हूं, और वो पास पेपर है जी, ये देखिए एक सवाल आया मार्च 2022 में, और क्वेश्चन के मार्क्स देखिए प्लीज। 1 नंबर का सवाल था पास पेपर के मार्च अटेम्प्ट का, पढ़िए जरा सवाल। आफ्टर द स्कीम चेंज आया ये, ना परेशान हो, इसका बी पार्ट भी था, और ये ए पार्ट था, ये बी नहीं था, ये गलती से लिखा हुआ बी।
ये ए पार्ट था, बी पार्ट भी इसका था, और बी पार्ट में उसके डिटेल 7 नंबर का सवाल था। तो टोटल में 8 नंबर का सवाल था। डोंट वरी कि ये पता नहीं क्या है, इतना लंबा सवाल। जी, ज़ारा वांट टू साइन अ फॉर्मल पार्टनरशिप। वो चाहती है 5 साल तो काम कर, उसके बाद मैं अपनी इंटरनेशनल ब्रांचेस खुद चलाऊंगी। कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप सूटेबल है उसको? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बात समझ आ रही है? अगर वो चाहेगी भी उसे प्रोलॉन्ग करना तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप विल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सूटेबल कौन सी है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो यही जवाब उसने सवाल पूछा हुआ था आपसे। ठीक है, क्लियर? चल सकता हूं आगे जी? चलो जी, ये भी खत्म हो गया जी हमारा चैप्टर। इसके अच्छा चैप्टर नहीं, सॉरी, टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आते हैं पास पेपर इसके ऊपर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर, टाइप्स ऑफ पार्टनर के ऊपर। लें जी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ पार्टनर। क्लियर? यहां तक सबको समझ आ रहा है? लें जी, टाइप्स ऑफ पार्टनर। पहला पार्टनर की टाइप एक्चुअल, भाई वो बंदा जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरी फर्म को बाउंड कर देगा क्योंकि ये एजेंट के तौर पे काम करता है और सारे बाकी क्या होंगे? प्रिंसिपल के तौर पे काम करेंगे। बात समझ आ गई? सो डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करेगा और बिहेव करता है एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल। अच्छा, दो तरह की लायबिलिटी मैंने बार बार डिस्कशन की चैप्टर 10 से, लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स और लायबिलिटी, सॉरी बल्कि यूं कहूं, लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी एंड लायबिलिटी अमंग पार्टनर्स। ऐसे ही है जी। सो पहली लायबिलिटी है जी लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर मैं एक पार्टनर हूं और मैं सपोज एक ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा हूं आप लोगों के बिहाफ पे, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन सपोज इस तरह है, सपोज मैं हूं एक्स वाई और सलमान साहब हैं एक फॉर्म में, और सलमान साहब एक में एंटर हो रहे हैं विद से थर्ड पार्टी। ठीक, ये सलमान साहब भी बना ही लो यहां पे। लो जी, सलमान साहब ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं विद थर्ड पार्टी। मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि थर्ड, मैंने क्या असूल बताया था कि कब कहूंगा कि इस थर्ड पार्टी जो है, बल्कि चलो यूं पहले एक सवाल बताओ, थर्ड पार्टी के पास क्या राइट है अगर उसने क्लेम लेना हो फर्म से? अभी बोला थोड़ी देर पहले, क्या राइट है? ज्वाइंट एंड सेवरल, राइट? कि वो चाहे तो सलमान के खिलाफ केस फाइल करे, चाहे तो एक्स या चाहे वाई, या चाहे तो तीनों के खिलाफ ज्वाइंटली केस फाइल, यही राइट है ना उसके पास। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि थर्ड पार्टी कब ये अपना राइट एक्सरसाइज कर सकेगी? हो सकता है सलमान के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हो, रिस्ट्रिक्शन कि खबरदार किसी किस्म की सेल्स ट्रांजैक्शन में आपने एंटर नहीं होना। ये बात तो आपस में तय हुई भी थी। सलमान साहब ने पकड़ के गुड्स बेच दी थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी का फैसला करना है। बताओ जरा, थर्ड पार्टी क्या पूरी फर्म को लायबल कर सकती है इस ट्रांजैक्शन के लिए? क्या फर्म बाउंड होगी इस ट्रांजैक्शन में कि नहीं? मैंने केस समझाया था, क्या था? शाबाश, पहुंच गए उस पॉइंट पे आपने। क्या मैंने क्या समझाया था? थर्ड पार्टी का लेंस इस्तेमाल होगा, थर्ड पार्टी का पर्सपेक्टिव इस्तेमाल होगा। वो देखेगी कि थर्ड पार्टी के एंगल से क्या सलमान के पास ये पावर है या नहीं। ऐसे ही था, ऐसी बात समझाई थी ना। और अगर वो इनोसेंट हुई, ऐसे ही था, थर्ड पार्टी अगर इनोसेंट हुई, इनोसेंट का मतलब है उसके पास नॉलेज नहीं था, उसको नहीं पता था कि ऐसी कोई सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो फिर कौन फंसता था? प्रिंसिपल वुड बी लायबल। इसी तरह पढ़ा था ना, प्रिंसिपल, क्या लिखी जा रहा हूं, ज्यादा जज्बाती हो गया। प्रिंसिपल वुड बी लायबल। तो प्रिंसिपल कौन है बेटे सलमान के केस में? पूरी फर्म प्रिंसिपल बन गई। तो फर्म वुड बी लायबल इन दैट केस अगर थर्ड पार्टी इनोसेंट हुई, हैविंग नो नॉलेज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन एनी पर्टिकुलर पार्टनर। अब यहां पे मैं एक वर्ड ऐड कर लूंगा, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था, XYZ गुड्स ही बेचते हैं,
XYS सॉरी गुड्स ही बेचते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं ये होती है एक ऑडिट फर्म, जरा समझिएगा, ये बात भी मैंने शायद समझाई थी, ऑडिट फर्म, और यहां पे सलमान साहब उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है उसके ऊपर फंसा रहे हैं। तो क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का काम है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तरीके समझाए या स्टॉक मार्केट में क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करवाए? ये ऑडिट फर्म का काम नहीं है। सो ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था और थर्ड पार्टी ने फिर ट्रांजैक्शन में एंटर हो गई, ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो अप्लाई नहीं हो रहा। अब तो बिजनेस नेचर ही वो इस्तेमाल कर ली सलमान ने जो कि बिजनेस नेचर है ही नहीं, या ट्रांजैक्शन ऐसी कर ली जो बिजनेस नेचर में फॉल नहीं करती। तो क्या अब भी यही देखा जाएगा कि थर्ड पार्टी इनोसेंट है या नहीं? मैंने ये समझाया था, मैंने कहा था अब नहीं देखा जाएगा, अब तो कहा जाएगा ये थर्ड पार्टी की मिस्टेक है, इग्नोरेंस है, निग्लिजेंस है, कि उसे पता होना चाहिए था ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। यहां पे इनोसेंस मैटर नहीं करती, यहां पे थर्ड पार्टी और सलमान साहब जाने, फर्म लायबल नहीं होगी, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? तो अगर ये बात भी समझ आ गई तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि इसका मतलब है एक पार्टनर जो है वो फर्म को फंसा सकता है अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन करे। क्या आप ये बात समझ आ गया प्रिंसिपल? इसी से मैंने प्रिंसिपल ड्राइव किया आहिस्ता आहिस्ता। तो एक छोटी सी बात समझाने के लिए कि एक पार्टनर एजेंट के तौर पे बिहेव करता है और पूरी फर्म को बाउंड कर सकता है अगर फर्म के बिजनेस के मुताबिक ट्रांजैक्शन कर रहा है। अगर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस करेगा तो फर्म कहेगी ये तो हमारा काम ही नहीं है, तो थर्ड पार्टी बेवकूफ है, इडियट है जिसने इसके साथ ट्रांजैक्शन की है। सो थर्ड पार्टी जाने और सलमान जाने। इज दैट क्लियर? लो जी, दो और पार्टनर, स्लीपिंग और साइलेंट। वैसे तो मेरे नजदीक इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लॉ की नजर में एक छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया आपके लिए आसानी के लिए। दोनों कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं। तीसरा डिफरेंस यहां पे आता है, स्लीपिंग पार्टनर के लिए मैनेजमेंट ऑप्शनल होती है, वो करना चाहे करे, नहीं करता वैसे, लेकिन अगर करना चाहे तो इजाजत होती है। जबकि साइलेंट पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अहल नहीं होता, ये कभी भी एज एजेंट काम नहीं कर सकता। क्लियर? अगली भी चलूं। एडमिशन एज अ पार्टनर, बेटा इसके आने का पता नहीं चलता, हिडन रहेगी इसकी आइडेंटिटी, जबकि इसकी आइडेंटिटी का पता होता है। साइलेंट पार्टनर की आइडेंटिटी का पता है, और जिसके आने का पता है उसके जाने का भी बताने की जरूरत पड़ेगी, और जिसके आने का नहीं पता उसके जाने का भी बताने की, मतलब रिटायरमेंट का नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, क्योंकि उसके आने का भी नहीं पता, जाने का भी चुप करके चला जाएगा भाई। लेकिन एक साइलेंट पार्टनर के आने का पता होता है तो जाने का भी बताना जरूरी है। जिस तरह ऑडिट फर्म्स के अंदर जितने पार्टनर्स होते हैं उसमें से कुछ पार्टनर्स साइलेंट होते हैं, उनके आने का पता होता है डीड के अंदर, लेकिन जाने का नहीं बताया हुआ, लेकिन वो चला गया तो बताना पड़ेगा ना। उसकी रीजन बताता हूं क्यों, ऐसा क्यों है। देखो मैंने कहा साइलेंट ऑडिट फर्म के अंदर ज्यादातर पार्टनर साइलेंट होते हैं, सिर्फ किताबों में उनका नाम आ रहा है, डीड में नाम आ रहा है, आई कैप में नाम प्रेजेंट हो रहा है, आई कैप अपने न्यूज लेटर में पब्लिश करता है, कहीं भी जा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप आज देखना चाहते हो कि केपीएमजी के कितने पार्टनर्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, आप सिर्फ आई कैप की वेबसाइट पे जाओ, लिस्ट ऑफ फर्म्स या लिस्ट ऑफ पार्टनर्स निकालो, आपको ऐसे लाइन में पता लगेगा केपीएमजी का कौन कौन पार्टनर है या फर्ग्यूसन का कौन कौन पार्टनर है। इसका मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन है। पार्टनर बेशक साइलेंट हो भाई, वो कभी भी केपीएमजी ना आया हो, उसने सिर्फ पैसे लगाए हो, सपोज अज्यूम कर रहा हूं, सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए हो और प्रॉफिट का शेयर लेता हो, बिजनेस में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, ना वो बिजनेस कर रहा है, वो कह रहा है कमाओ मुझे भी खिलाओ, सपोज इस मॉडल पे चल रहा है, लेकिन पब्लिकली तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आई कैप ने सारे पाकिस्तान को बताया हुआ है कौन कौन पार्टनर है, पाकिस्तान क्या ग्लोबली भी लोग एक्सेस करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन, मेरा समझाना सिर्फ ये है, इस पार्टनर के आने का पता है तो जाने का भी बताना पड़ेगा कि भाई ये जा रहा है, गुड बाय। आई कैप अपनी वेबसाइट पे डाल दे या केपीएमजी अपनी वेबसाइट पे डाल दे कि जनाब ये पार्टनर अब हम में से नहीं, ना हम इसके लिए जिम्मेदार है ना ये हमारे लिए जिम्मेदार है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? देखो मैं सिर्फ इसको इतनी आराम से आसान सी बात से समझाता हूं। मैं क्रिश्चियन का उस्ताद हूं, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स जो भी चले हैं क्रिश्चियन की लाइफ में। अब अगर मैं आज से और 10 साल बाद, लोग शायद मेरा कॉलेज ही मेरी पहचान बन जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं?
लोग ये शायद मेरा नाम ना याद करें लेकिन वो ये कहेंगे ये क्रिस्टन का टीचर है। मेरी बात समझ आ रही है? तो समटाइम्स आपकी जो इंस्टीट्यूट होती है, बिजनेस होता है, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तो कल को आप कहीं पे कोई पुट्ठी हरकत करो, सपोज मैं कोई पुट्ठी हरकत करूं और वीडियो वायरल हो जाए, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टन का उस्ताद है, देखो जरा लेवल चेक करो इसका, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, कमेंट्स ऐसे ही होंगे ना। इसका मतलब लोग मुझे मेरे नाम से मंसूब नहीं करेंगे बल्कि मेरी इंस्टीट्यूट को बदनाम करेंगे कि भाई ये क्रिस्टन का उस्ताद है और देखो हरकतें देखो इसकी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? तो एक पार्टनर जब आपका हिस्सा है और लोगों को पता है कि वो आपको फंसा सकता है, आप उसे फंसा सकते हो, कल को वो कोई ऐसी हरकत करेगा तो बदनाम कौन होगी? फॉर्म। या मैं यूं कहूं, अब जरा, अब ये तो हो गई जनरल बातें, अब जरा सही बात करूं, वो कल को कोई ट्रांजैक्शन कर ले तो लोग तो यही समझेंगे ना केपीएमजी के पार्टनर ने ट्रांजैक्शन किए हैं, मींस द केपीएमजी एक्चुअली इज इन्वॉल्वड इन दैट ट्रांजैक्शन, ही कैन बाइंड द फर्म। सो अगर वो चला गया है तो बताओ कि वो चला गया है, क्योंकि कल को ये ना हो तुमने उससे निकाल दिया हो लेकिन पब्लिक यही समझती रहेगी ही इज योर पार्टनर। और कल को दूसरी साइड भी देखो, कल को ये ना हो तुम कोई ऐसी हरकत करो कि लोग उसको भी केस फाइल कर रहे हो, वो भाई उसका क्या कसूर है, वो तो जा चुका। सो अ पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड इफ समवन इज लीविंग द फर्म, और उसका आने का पता तो उसके जाने का भी बताओ, अदरवाइज वो तुम्हें अपने एक्शन से फंसा देगा। इसे बोलते हैं होल्डिंग आउट कॉन्सेप्ट, अभी नहीं पढ़ाया हुआ लेकिन ये कॉन्सेप्ट में वो तुम्हें फंसा देगा। होल्डिंग आउट पार्टनर बोलते हैं, स्टॉपल, रूल ऑफ स्टॉपल का वर्ड जो आपने सुना हुआ था वो ये है, लेकिन अभी नहीं पढ़ाया मैंने। क्या बात समझ आ गई है? जिसके आने का पता है उसका जाने का भी बताने की जरूरत पड़ेगी, और जिसके आने का ही नहीं पता उसके जाने का भी बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये हो गया जी साइलेंट और स्लीपिंग पार्टनर। आगे आता है सब पार्टनर। बता चुका ऑलरेडी पिछली क्लास में कि सब पार्टनर कौन होता है। ये पार्टनर नहीं होता, ये सिर्फ एंजॉय करता है, लेकिन ना ये एजेंट होता है, ना इसकी वजह से फर्म बाउंड होती है, ना फर्म की वजह से कभी ये बाउंड होता है। याद आई बात? पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, बता चुका। क्या कोई पार्टनर अगर सिर्फ प्रॉफिट लेना चाहे, लॉस में शेयर ना करना चाहे तो कर सकता है? बस ये ऐसे ही पार्टनर होता है, लेकिन इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये बात याद रखना। लेकिन वो किस तरह अनलिमिटेड होती है वो भी बता चुका कि थर्ड पार्टी को चूंचा नहीं करेगा, लेकिन घर आके क्या कहेगा, यार तय किया था कि मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा, सो मुझे रीइंबर्स करो। याद आई बातें? सो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। रूल ऑफ एस्टॉपल, ये मैं चैप्टर 13 में पढ़ाऊंगा, इधर नहीं पढ़ा रहा क्योंकि पूरा प्रिंसिपल वहां पे डिफाइंड है। नॉमिनल पार्टनर, आखिरी पार्टनर जी टाइप। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है, अक्सर आप लोग कई दफा ना अपना नाम लैंड कर देते हो कि मेरा नाम ले लो। जैसा अक्सर आपने देखा होगा कि लॉयर चैम्बर्स के बारे में लिखा होता है फलां जज, फलां एक नाम लिख के लिखा होता है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्यों लिखा होता है? कि हमारे पास इतना तजुर्बे वाले लोग मौजूद हैं, आप आइए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जो केसेस हैं वो बड़े खूबसूरत तरीके से क्वालिटी के साथ मैनेज करेंगे। यही मतलब होता है ना। वो बंदा वो होता है जो नॉमिनल पार्टनर होता है, वो ना प्रॉफिट में शेयर ले रहा है, ना कैपिटल देखता है, ना प्रॉफिट शेयर लेता है, वो सिर्फ अपना नाम लैंड करने की आपसे फी लेता है। वो भी उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का केस होगा, वो उसे हैंडल करेगा, उसमें फी चार्ज करेगा, या आपको कोई फी चार्ज कर रहा होगा। बात समझ आई? ऐसे पार्टनर को क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। यानी जो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, प्रॉफिट में शेयर नहीं करता, लेकिन आपको अपना नाम लैंड कर देता है, और उस नाम की वजह से आपके पास क्या आ रहा है? कस्टमर पोर्टफोलियो। ऐसे ही है, और नाम लैंड करने की फी चार्ज करता है। ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। लेकिन ऐसा बेवकूफ होता है कि इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नाम लैंड करने के बदले जो थोड़े से पैसे आ रहे हैं, बदले में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। क्या बात समझ आ गई? ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। क्लियर? चलो जी पढ़ते हैं अपना आखिरी टॉपिक फिर। एक्चुअल पार्टनर, अ पार्टनर हु इज एक्टिवली एंगेज्ड in the conduct of the business is called actual or ostensible partner. Such a partner is an agent for all other partner for the purpose of the business of the firm. He can bind himself and other partners for the act done in the, ये वर्ड समझ आ गया कि वो दूसरे पार्टनर्स को फंसा सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, दूसरे बिजनेसेस में नहीं। इज दैट क्लियर? दूसरी बात पे आइए, तो एग्जाम्पल 23 पढ़िए प्लीज।
जी क्लियर. स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. अ स्लीपिंग पार्टनर इज, अब स्लीपिंग पार्टनर है तो अब ये देखो मैंने आपको भी ये थोड़ी देर पहले ये स्लीपिंग पार्टनर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई. इज नॉट नोन एज अ पार्टनर टू द थर्ड पार्टी डीलिंग विद द फर्म. इसके आने का पता नहीं होता पब्लिक को. ही मे और मे नॉट टेक पार्ट इन द एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. ये मैनेजमेंट में हिस्सा ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता. ही लाइक अदर पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल एंड शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ये कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट में भी शेयर करता है. He is equally liable along with other partner for all the debts of the firm, even though his existence is kept as a secret from the outsider dealing with the firm. बेशक इसकी आइडेंटिटी छुपाई रखी हुई है, लेकिन इसकी लायबिलिटी क्या है? Unlimited. Is that clear? A sleeping partner is not required to give a public notice of his requirement. इसके आने का ही नहीं पता तो पब्लिक नोटिस भी देने की जरूरत. And he is not liable for any act done by the firm after his. Is that clear? पढ़िए example 24. तो देखो अब मैंने पॉइंट ये है कि अगर मैनेजमेंट में अफेयर में आना शुरू हो जाएगा ना तो वो खुद ब खुद एक्टिव पार्टनर बन जाएगा. बात समझे? ऑप्शन दी हुई है कि तुम एक्टिव में कन्वर्ट होना चाहते हो तो हो जाओ, ये मतलब है. ठीक है. ट्वेंटी फोर डन. Nominal partner, a partner who does not contribute any capital or share in profit but lend his name to the is called a nominal partner. He along with other partner is liable to the outsider for all the debts of the firm. बेचारा अपना नाम लैंड करने की अनलिमिटेड लायबिलिटी टेकअप करेगा. पढ़िए एग्जांपल 25. जी डन. 25. चलूं आगे. Next is the partners in profit only. A partner may agree that a partner shall get a share of profit only and that he shall not be liable to contribute toward the losses में share नहीं करेगा. But for third party he is liable for all the debts of the firm. But उसकी liability क्या होगी? Unlimited. ये बात भी concept में समझा चुका. Example 26. जी क्लियर. आगे चल सकता हूं. Sub partner. When a partner agrees to share his profit derived from a firm with a stranger, that stranger is known as a sub partner. A sub partner is in no way connected with the firm and cannot represent himself as a partner of the firm. सब पार्टनर बन तो गया, नाम से भी लग रहा है, लेकिन ये पार्टनर असल में नहीं है. He has no right against the firm, nor is he liable for any acts of the firm. ना इसके कोई हक है, ना इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है. Is that clear? Example 27 पढ़िए प्लीज. कहने को ये सब पार्टनर है. जी क्लियर. आगे चलते हैं. साइलेंट पार्टनर. दोज हु बाय एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर हैव नो वॉइस इन दी management of the partnership business. They share profit and losses, are fully liable for the debts of the firm. His existence shall be known to the outsider. ये वही था ना जिसके आने का पता था तो जाने का नोटिस भी देने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस का लोगों को पता है. प्लीज एग्जांपल 28 पढ़िए.
क्लियर सबको? होल्डिंग आउट मैंने बाद में पढ़ाना है, बस आप एक दफ़ा ये पास पेपर एक इस चैप्टर में रह गया जो नहीं जो क्लियर कर लें। वो ये सवाल आया हुआ है 2013 में, बहुत पुराना सवाल है। पार्टनरशिप एट विल को एक्सप्लेन कर दें और पर्टिकुलर पार्टनरशिप को एक्सप्लेन कर दें, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था। इसके साथ ही ये चैप्टर बेटे कंक्लूड हो गया, चैप्टर 11। ठीक है जी, चैप्टर। सो आई बिलीव के इस सेशन को क्लोज कर लें यहाँ पे।